पी टी आई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के नफाज का फैसला मौखर। वफाकी काबीना ने पाबंदी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद तक मौखर कर दी। इजलास में आरिफ अलवी, बानी पी टी आई और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला ज़ेर गौर नहीं आया। 9 मई को गदर मचाने वाला टोला आज नए हथकंडों से पाकिस्तान के खिलाफ वारदातें कर रहा है। मुल्की मफादात बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से इज़हार ख्याल, कहते हैं दहशत गर्दी की हालिया लहर में हमसाया ममालिक का भी किरदार है। बानी पीटीआई ने 9 मई वाक़े में मुलविस होने का एतराफ़ किया। ये एतराफ़ जुर्म का नहीं, सज़ा देने का वक्त है। कानूनी अमल मुकम्मल होने के बाद मुजरिमों को सख्त सज़ा देंगे। मरीम औरंगजेब का कहना है कि मामला सियासत का नहीं, रियासत का है। पंजाब में बैठी महारानी डिजिटल दहशत गर्द है। पीटीआई के सेनेटर आसिम सवाती का कहना है डिजिटल दहशत गर्दी उनसे पैदा हुई जिन्होंने किसानों से निवाला छीन लिया। जाली काबीना का बाप भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। डिजिटल दहशत गर्दी पीटीआई नहीं, बाहर से लोग कर रहे हैं। जो लोग बाहर बैठकर फौज और अवाम को लड़वाना चाहते हैं उनसे सब दूर रहें। फवाद चौधरी का कहना है आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ तारीख की गलत साइड पर खड़े हैं। अमेरिका पाकिस्तान को 10 करोड़ 10 लाख डॉलर इमदाद देगा। असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू का अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान, कहा रकम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, इक्तिसादी इस्लाहात, कर्ज अदायगी के लिए दी जाएगी। पाकिस्तान को मईशत बेहतर करने में मदद मिलेगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना है साफ पानी की फराहमी के लिए 250 मिलियन डॉलर सरमायाकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुस्तकबिल में भी सरमाया। वज़ीर आला पंजाब से जर्मनी के सफीर एल्फ्रेड ग्रानास की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने पर शरपसंदों के हमले पर जर्मन हुक्काम के फौरी एक्शन को सराहा। IPPs को बिजली न बनाने के पैसे दिए जा रहे हैं। बिजली कंपनियों से मुआहिदे फिलफौर खत्म किए जाएं। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल कहते हैं अवाम बिजली के बिलों से तंग आ चुके। तवील लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के भारी बिल आ रहे हैं। IPPs के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा। करारदाद MQM रहनुमा अली खुर्शीदी और नजम मिर्जा ने जमा कराई। IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। आलमी अदालत इंसाफ से गैर मुनसिफाना मुआहिदों के खिलाफ रुजू किया जाएगा। करारदाद का मतन। हुकूमत बिजली बिलों में इजाफा फिलफौर वापस ले। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है बिजली तकसीमकार कंपनियों से मुआहिदा करने वालों को बेनकाब किया जाए। 26 जुलाई को इस्लामाबाद में भरपूर धरना दिया जाएगा। कराची में होशरुबा बिजली बिलों के 27 शहरी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत पहुंच गए। गुलिस्तान जोहर के मकीनों ने बेरहमाना टैक्सेस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कीलें 9 कर दी गई। वजारत पावर डिवीजन की भिजवाई गई समरी वज़ीर आज़म ने मंजूर कर ली। आमिर ज़िया लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन तैनात। उमर फारूक फेस्को बोर्ड के चेयरमैन मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अखराजात जमा न कराने के केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के मुताबिक इलेक्शन में 149 जमातों ने हिस्सा लिया था। ANP समेत 7 जमातों ने तफसीलात जमा नहीं कराई। बन्नू में मुसल्लह जत्थों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। जराये के मुताबिक पुलिस ने 14 मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान की बगैर नंबर प्लेट गाड़ी भी तहवील में ले ली गई। रावलपिंडी में बोसीदा रिहायशी और कमर्शियल इमारतों के मालिकान हो जाएं तैयार। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 86 इमारतों को खतरनाक करार दे दिया। इमारतों की तसल्ली बख्श मुरम्मत करवाने या फौरी तौर पर उन्हें खाली करने के लिए मालिकान को नोटिस जारी।
اور لاہور پولیس کی کوششوں سے 13 سالہ مغوی بچہ کراچی سے بازیاب۔ علی احمد کچھ روز پہلے لاہور سے کراچی چلا گیا تھا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود نے بچے کی باحفاظت بازیابی کا ٹاسک دیا تھا۔ السلام علیکم، پاکستان نامہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں مناہل رفیق۔ ٹاپ سٹوریز آپ نے جانی، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ آغاز میں بات کریں وفاقی حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی ذمہ داری سے نکلنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے قیمتیں مقرر کرنے کا حکومتی اختیار ختم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ قیمتیں بڑھانے سے حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر پیٹرولیم نے اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں، نمائندہ خصوصی طارق عزیز سے جانیں گے۔ طارق، آگاہ کیجیے گا۔ جی، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے پیٹرولیم کی قیمتوں کے اوپر جو ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ہمیشہ جب قیمتیں اضافہ ہوتی ہیں تو حکومت کو سیاسی طور پر بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جب قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس کو کریڈٹ نہیں جاتا۔ تب حکومت نے جو پیٹرولیم کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہے، اس کے اوپر وفاقی وزیر پیٹرولیم کو ہدایت کی گئی ہے کہ کل وہ اجلاس طلب کریں اور اس کی ایک ہفتے کے اندر رپورٹ پیش کریں، اور چیئرمین اوور کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ ہفتے کے اندر رپورٹ وزیر اعظم پیش کی جائے کہ اس کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے گا، اور قیمتوں کا اختیار جو ہے کھلی مارکیٹ میں آئل کمپنی کو دیا جائے گا۔ تاہم اس پہ تنقید بھی کی جائے ہو رہی ہے کس طرح سے جو آئل کمپنیوں کو جو ہے ان کے لیے کھلی چھٹی مل جائے گی۔ تاہم یہ حتمی فیصلہ وزیر اعظم آئندہ ہفتے کریں گے۔ جی ٹھیک ہے طارق، بہت شکریہ آپ کا۔ تحریک انصاف کی جانب سے پارلیمنٹ کے باہر علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ دوسرے روز بھی جاری ہے، جس میں پارٹی کی سینئر قیادت کے ساتھ ارکان پارلیمنٹ بھی موجود ہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے پارلیمنٹ کے باہر علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ دوسرے روز بھی جاری ہے، جس میں پارٹی کی سینئر قیادت کے ساتھ ارکان پارلیمنٹ بھی موجود ہیں۔ پی ٹی آئی نے وفاق کے بعد پنجاب میں بھی بھوک ہڑتال کر دی۔ پنجاب اسمبلی کے باہر اپوزیشن نے علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ لگا لیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کا کہنا ہے کہ علامتی بھوک ہڑتال کا دائرہ وسیع کریں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بلال مرزا سے جانیں گے۔ بلال، آگاہ کیجیے گا۔ کے بعد پنجاب کے اندر بھی جو ہے بھوک ہڑتال کا کیمپ لگا دیا گیا۔ اس وقت میں پنجاب اسمبلی کے باہر موجود ہوں۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کی سرپرائی کے اندر یہاں پر جو بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا گیا، میرے ساتھ اپوزیشن لیڈر موجود ہیں۔ یہ ہمارا جو کیمپ ہے یہ مہنگائی کے خلاف، خان کی رہائی کے خلاف، ورکرز کی رہائی کے خلاف، اور یہ کیمپ ہمارے لیڈرز کی رہائی کے خلاف۔ جلدی انشاءاللہ تعالی 50,000 بندہ ادھر خان کے لیے بھوک ہڑتال کرنے کے لیے موجود ہوگا۔ 50,000۔ تو اس کو یہ نہ سمجھیں یہ علامتی بھوک ہڑتال ہے، یہ 4 گھنٹے کی ہے، تو یہ ہمارا انیشیل ایک حکمت عملی ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر کی بات آپ نے سنی، ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی علامتی بھوک ہڑتال نہیں ہے، اس کو دائرہ کار وسیع کریں گے اور 50,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ بھی بھوک ہڑتالی کیمپس کا حصہ بنیں گے آنے والے وقت کے اندر۔ اور مہنگائی کی پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ گجرانوالہ کے اندر بڑے بھائی نے جو ہے چھوٹے بھائی کو بل کے باعث قتل کر دیا، مہنگائی کا ایک سیلاب آ چکا اور غریب کا جینا جو ہے جیرن ہو چکا ہے۔ جی بلال، بہت شکریہ آپ کا۔ وفاقی حکومت نے اعلیٰ افسروں کی ترقیاں روک دی ہیں۔ تمام ترقیوں کو ایف آئی اے کی رپورٹ سے مشروط کر دیا۔ پی ایس پی، پی اے ایس، او ایم جی اور ایکس کیڈر کے افسروں کی ترقیاں روکی گئی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ایف آئی اے سے 276 افسروں کی رپورٹ مانگ لی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات عثمان مظفر سے جانیں گے۔ عثمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پی ایس پی، او ایم جی اور پی اے ایس کے جو افسران ہیں، ان کے علاوہ جو ایکس کیڈر کے افسران ہیں، ان کی ترقیاں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جو ہے ایف آئی اے کی انکوائری سے مشروط کر دی گئی ہیں۔ ایف آئی اے یہ تحقیقات کرے گی ان کی کارکردگی پر تمام افسران کی، کیونکہ ان کے حوالے سے کوئی انکوائری، انٹرنل انکوائری جو ہے وہ تو نہیں چل رہی، یا پھر کوئی کیس جو ہے وہ زیر سماعت عدالت میں تو نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایف آئی اے جو ہے وہ رپورٹ اسٹیبلشمنٹ کو دے گی اور اس رپورٹ کے مطابق جو ہے تمام افسران کی ترقیاں جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ اگر کسی بھی افسر کی کارکردگی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے یا اس کے خلاف کوئی انٹرنل انکوائری چل رہی ہے تو پھر افسر کی جو پروموشن ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور اگر مثبت رپورٹ آتی ہے تو پھر اس کو ترقی دے دی جائے گی۔ تو اسی حوالے سے بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے، اور اب جو پروموشن ہے تمام افسران کی، ان کے حوالے سے ایف آئی اے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو رپورٹ دے گی، اس کے بعد ہی ترقیاں ہوں گی۔ جی عثمان، بہت شکریہ آپ کا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا دور افتادہ
علاقوں میں نئے اسکولوں کے بجائے کرائے کی عمارتوں میں تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ 50 کروڑ روپے کے فنڈ سے ابتدائی طور پر 100 عمارتوں کو کرائے پر لیا جائے گا۔ مزید تفصیلات شاہد خان سے جانیں گے۔ شاہد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا کے وہ علاقے خصوصی طور پہ جو کہ دور افتابی ہے اور پہاڑی علاقے ہیں اور وہاں پر اسکولوں کی تعمیر انتہائی مشکل ہے، اسی لیے صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو نئے اسکول کی عمارت کی تعمیر کی بجائے وہاں پہ لوکل لوگوں سے کرائے پہ بلڈنگ حاصل کی جائے گی اور وہاں پر اسکول جو ہے وہ قائم کیا جائے گا۔ ابتدائی طور پر پہلے مرحلے میں 100 اسکول جو ہے وہ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت جو ہے وہ کرائے پر بلڈنگ حاصل کی جائے گی اور وہاں پر تعلیمی سرگرمیاں شروع کی جائے گی۔ اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر تقریباً 1300 یعنی کہ 1300 اسکول جو ہے وہ مختلف جو پہاڑی علاقے ہیں، جو دور افتادہ علاقے ہیں، وہاں پر کرائے کے بلڈنگ میں قائم کیے جائے گے اور اس کے حوالے سے جو ان کے اخراجات ہے، جو کرایہ ہے، وہ ترقیات جو سالانہ ترقیاتی فنڈ ہوتا ہے تو وہاں اس سے ادا کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے شاہد، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی کی اہم ترین شاہراہ شاہراہ فیصل پر واقعات ناتھا خان برج کا درمیانہ حصہ دھس جانے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ بریج پر تاحال کام شروع نہیں کیا گیا جو کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندے عبدالولی تفصیلات بتا رہے ہیں۔ جی آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں کراچی کے اہم شاہراہ فیصل ناتھا خان برج سے، اور گزشتہ رات جو ہے وہ ایک بار پھر سے ناتھا خان برج کا جو درمیانی حصہ ہے وہ دھس گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ٹریفک کی روانی ہے اس میں جو ہے وہ مشکلات آ رہی ہے۔ رات گئے جو ہے وہ اچانک یہ جو برج کا ایک حصہ ہے درمیانی وہ دھس گیا تھا، تاہم اب تک جو ہے وہ اس پر کام شروع نہیں کیا جا سکا ہے۔ بارش کا بھی جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے امکانات ظاہر کیا گیا ہے کہ بارش کراچی میں متوقع ہیں۔ اگر جو ہے وہ بارش سے قبل اس کو جو ہے وہ نہیں بنایا جاتا تو ممکنہ طور پر جو ہے وہ دوران بارش یہ کسی بھی جو ہے وہ بڑے حادثے کا جو ہے وہ سبب بن سکتا ہے۔ اس سے قبل بھی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ جو برج کا ایک حصہ ہے وہ دھس گیا تھا، تاہم اس پر کام مکمل تو کر لیا گیا، لیکن پل کے جو بیشتر حصے ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ دھسے جا رہے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس پر جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ایک بار ہی صحیح سے کام کیا جائے تاکہ کسی بھی بڑے حادثے جو ہے وہ بچ سکے۔ جی عبدالولی، بہت شکریہ آپ کا۔ راولپنڈی میں بوسیدہ رہائشی کمرشل عمارتوں کے مالکان ہو جائیں تیار۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے 86 عمارتوں کو خطرناک قرار دے دیا۔ عمارتوں کی تسلی بخش مرمت کرنے والے یا فوری طور پر انہیں خالی کرنے کے لیے مالکان کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ بوسیدہ عمارتیں بھابڑا بازار، لنڈا بازار، راجہ بازار، موچی بازار، ڈونگی کھوئی اور دیگر علاقوں میں موجود ہیں۔ مالکان کو جاری کیے گئے نوٹسز میں واضح کیا گیا ہے کہ موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں بوسیدہ عمارتیں کسی بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہیں، لہٰذا ان عمارتوں کی فوری طور پر تسلی بخش مرمت کروائی جائے یا ان کو گرایا جائے۔ عدم تعمیل کی صورت میں مالکان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کراچی جانے اور آنے والی متعدد ٹرینیں حسب معمول تاخیر کا شکار ہیں۔ پاک بزنس ایکسپریس 3 گھنٹے تاخیر کے بعد 11 کے بجائے 2 بجے کراچی کینٹ پہنچی، جبکہ رحمان بابا کو 4 گھنٹے کی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے حماد یوسف سے۔ جی حماد۔ کراچی پہنچنے والی تمام ٹرینوں کو حسب معمول تاخیر کا سامنا ہے۔ صبح سے جتنی بھی ٹرینیں کراچی کینٹ اسٹیشن میں پہنچی ہیں تاخیر کے ساتھ پہنچی ہیں۔ کراکرم ایکسپریس کا بتاؤں تو جسے جو ہے 10:30 بجے کراچی کینٹ اسٹیشن پہنچنا تھا وہ 2.5 گھنٹے تاخیر کے بعد 1 بجے کراچی کینٹ اسٹیشن پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی ایکسپریس جسے 11 بجے کراچی کینٹ اسٹیشن پہنچنا تھا وہ 3 گھنٹے تاخیر کے بعد 2 بجے کراچی کینٹ اسٹیشن میں پہنچی، جبکہ رحمان بابا کا بتایا جا رہا ہے کہ رحمان بابا جسے 2 بجے کراچی کینٹ اسٹیشن پہنچنا تھا وہ اب 4 گھنٹے تاخیر کے بعد 7 بجے کراچی کینٹ اسٹیشن پہنچے گی۔ کراچی کینٹ اسٹیشن پر جو ہے چلنے والی ٹرینوں کو بھی جو ہے وہ تاخیر کا سامنا ہے۔ متعدد ٹرینیں جو ہے وہ کراچی کینٹ اسٹیشن جو چلیں گی وہ بھی آدھے سے 1 گھنٹہ جو ہے وہ انہیں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ریلوے حکام کا یہ کہنا ہے کہ موسم اور ریلوے ٹریک کی خرابی کے باعث جو ہے وہ ٹرینوں کو تاخیر کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے مسافروں کو یہ اس مشکلات پیش آتی ہیں۔
मुसाफिर, और ये ट्रेनों की ताख़ीर की वजह से जो है मुसाफिर जो है वो अपनी मंजिल पर देर से पहुँचते हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी हमाद, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान की कौमी शाहराहों पर एक ही रोज़ में 43 हादसात हुए हैं, 3 अफराद जाबहक जबकि 97 जख्मी हुए हैं। सुबह भर में 4 रोज़ के दौरान ट्रैफिक हादसात में 7 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इस हवाले से तफसीलात मोहम्मद हनीफ बाज़ई से जानेंगे। हनीफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में 4 रोज़ के दौरान बलूचिस्तान में जो कौमी शाहराह उन पे ट्रैफिक हादसात के दौरान 391 अफराद जो है वो जख्मी हुए, जबकि 7 अफराद जो है वो जांबाग हुए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक हादसात बलूचिस्तान के कौमी शाहराहों पर जो है वो हुए हैं। 20 जुलाई को ट्रैफिक हादसात में सबसे ज़्यादा 140 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हादसात जो है वो क्वेटा टू कराची जो कौमी शाहराह है उस पर पेश आए हैं। ये हादसा 20 जुलाई से 23 जुलाई तक जो है वो पेश आए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हनीफ आपका। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। खबर शामिल करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अवामी फलाह बहबूद के मुतादिद मंसूबों पर कट लगा दिया। महकमे खजाना के मुताबिक बजट में लंगर खानों और पनाहगाहों के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। गुज़िश्ता माली साल में ये फंड्स 10 करोड़ रुपए थे। इस हवाले से तफसीलात जमील खान से जानेंगे। जमील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कट लगाया है लंगर खानों के फंड पे, एहसास प्रोग्राम के फंड पे जो पैकेज दिया जा रहा था, और तकरीबन गुज़िश्ता माली साल के बनिस्बत इस साल लंगर खानों की रकम में 50% कमी कर दी गई है। साथ साथ 5 करोड़ से रुपये जारी किए गए हैं, और इसके अलावा जो एहसास पैकेज था इसके लिए 1 अरब 48 करोड़ रुपए पिछले साल मुख्तस किए गए थे, लेकिन इस साल सिर्फ 5 करोड़ रुपए जो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से जो एहसास प्रोग्राम है वो भी मुतासर होने का खदशा है। लंगर खानों के जो लोग यहाँ पे आते हैं खानों के लिए तो उनको भी परेशानी का सामना है इस वक्त। जी ठीक है जमील, बहुत शुक्रिया आपका। पिंड दादन खान जेहलम रोड 4 साल बाद भी तामीर नहीं की जा सकी। दौर ये सड़क इलाके के 5 लाख मकीनों के लिए अजाब बन गई है। ठेकेदार ने 128 किलोमीटर तवील सड़क को खुदाई के बाद छोड़ दिया, जिससे सड़क पर 4 से 5 फुट तक गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जो इस वक्त भी हादसे का सबब बन सकते हैं। तफसीलात जान लेते हैं सलीम बागड़ी से। जी सलीम। टुकड़े को खुदाई करके छोड़ दिया गया है और खातर खा फंड न मिलने के बायस सड़क में 4-4 जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। बिजली की बंदिश के बायस कारोबारी तबका भी शदीद मुतासिर हो रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हमाद अली से। जी हमाद। की तरह सूबाई हुकूमत कोयटा में भी बिजली लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया है। वहीं पर अगर हम बात करें कारोबारी तबके की तो वो इससे शदीद परेशान जो है वो दिखाई देता है। उनका कहना है कि हमारा जो कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सुबह 10 बजे जाता है, 12 बजे 1 बजे आता है, फिर 4 बजे 5 बजे जाते हैं, 7 बजे आते हैं। सारा बिजली का हम लोग को खेल मदार जो है बिजली में, उधर से बिजली नहीं होता है, हम लोग का कारोबार ठप होता है। इसी हवाले से हुकूमत को दरख्वास्त है ताकि इन लोगों को थोड़ा मतलब बिजली के थोड़े सहूलत दे हम लोगों को, ताकि बच्चों के लिए गरीबी में भी ले जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हमारे कारोबार जो है बिजली लोड शेडिंग के बायस मुतासिर हो गया है। न सिर्फ हमारे बच्चों का खाना और पीना जो है वो रह गया है, बल्कि दीगर जो कारोबार से मुंसलिक अफराद हैं उनका भी यही कहना है कि हमें शदीद परेशानी का सामना है। हुकूमत को चाहिए कि वो बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से जो है एक हिकमत अमली जो है वो तय करे और साथ में जो है इसके हवाले से बेहतरीन इकदाम करे ताकि कोयटा शहर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग में जो बदस्तूर इजाफा जारी है उसका खात्मा हो सके। जी हमाद, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के सनतकार बिजली की कीमतों में इजाफे और IPP से मुआहिदों के खिलाफ सरापा एहतजाज। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान ने मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में तमाम इंडस्ट्री को बंद करने का इंदिया दे दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं फैसलाबाद से वकास शिराज। फैसलाबाद के सनतकारों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बिजली की कीमतों में इजाफे और IPP से मुताल्लिक तहफ़्ज़ात दूर न होने पर मौजूदा हालात में काम जारी रखने से इनकार कर दिया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदार कहते हैं IPPs के साथ मुआहिदों का खमियाजा हमारी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। 8,300 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस में अदा किए।
आखिर कब तक हम IPPs को अपनी कमाई देते रहेंगे? जो बिलियन है उन लोगों ने पैसा वसूल किया है कैपेसिटी चार्जेस की मद में, क्योंकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो तय किया हुआ एग्रीमेंट, और अल्लाह खैर करे वो किया भी डॉलर्स में हुआ है, तो डॉलर्स के हवाले से हम पैसे देते हैं। खवातीन सनतकार कहती हैं कि मुख्तलिफ ममालिक IPPs के साथ अपने मुआहदे खत्म कर चुके, मगर हम आज भी इस भनोर से नहीं निकल सके। इस वक्त इंडस्ट्री जो है तबाही के दहाने पे पहुंची बैठी है। 25% इंडस्ट्री डूब चुकी है, बाकी इंडस्ट्रीज बंद होने पे जो है, और जो डूबी है वो समझे ऐसे नहीं कि बंद पड़ी है, अब उसमें क्या है, वो लोहा रह गया। सनतकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्क के सनती शोबे को बचाने के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएं, ताकि सनतों को ताले लगने और लाखों मजदूरों को और बेरोजगार होने से बचाया जा सके। फैसलाबाद के सनतकारों ने हुकूमत को इस बात से खबरदार कर दिया कि वो IPs के मुआहदों को ख़त्म करें, वरना अपनी तमाम तर इंडस्ट्री को बंद करके एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। कैमरामैन वकार अहमद के साथ वकार शराज, न्यू फैसलाबाद। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह का जंग का दौरा। जंग के मोज़ा असहाबा में वाक़े 522 साला कदीम गुरुद्वारा नानकसर की बहाली के इक़दाम का जायज़ा लिया। DC और DPO ने सूबाई वज़ीर को गुरुद्वारे का दौरा कराया और ब्रीफिंग भी दी। जंग से सफदर वसीम की रिपोर्ट। वज़ीर अक़लियती अमूर पंजाब सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का जंग के मोज़ा असहाबा का दौरा। बाबा गुरु नानक के नाम से मंसूब गुरुद्वारा नानकसर की बहाली के इक़दामात का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर और DPO मोहम्मद राशिद हदायत के हमरा गुरुद्वारा नानकसर का दौरा किया। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि पंजाब के गुरुद्वारे सिख कम्युनिटी के लिए बेहद तारीखी और मजहबी अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान की धरती वो धरती है जहाँ पे हमेशा अमन का प्रचार हुआ है, चाहे वो गुरु नानक साहब हों, चाहे वो पीर बुद्धू शाह हों, चाहे वो बुल्ले शाह जी हों, चाहे कोई और भी हो, सबने मोहब्बत का प्रचार किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग के सीनियर नायब सदर सरदार सरजीत सिंह ने कहा कि जंग में बहुत ज्यादा तारीखी मुकामात हैं। पाकिस्तान में हिंदू, सिख और मसीही बरादरी सदियों से आबाद है। इस धरती ने हमेशा अमन और मोहब्बत बांटी। जहाँ पे हमारी कम्युनिटी है, जहाँ पे गुरुद्वारा साहबान के जो निशानात हैं उनको बहाल किया जाए, उनकी रिस्टोरेशन की जाए। माशरा साजी में अक़लियतों का इंतहाई अहम किरदार है। हिंदू, सिख और ईसाई कम्युनिटी समेत तमाम मज़ाहब को अपनी इबादत और त्यौहार मनाने के लिए पुरअमन माहौल की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कैमरामैन महमूदुल हसन उसामा के साथ सफदर वसीम, न्यूज़ जंग। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट। वेलकम बैक। कौमी जेवलिन थ्रोअर यासिर सुल्तान 1 साल बाद भी हुकूमत की जानिब से इनामी रकम से महरूम है। यासिर सुल्तान ने गुज़िश्ता बर्स एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया था। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात चिराग बलोच से जानेंगे। जी चिराग। कौमी जैवलिन थ्रोअर यासिर सुल्तान जो है वो पिछले 1 साल से मुंतज़िर हैं कि हुकूमत की जानिब से जो इनामी रकम उनके लिए जो है वो अनाउंस की गई थी वो ताहाल उनको नहीं मिल सकी। उनको जो है वो पिछले साल जो है गुज़िश्ता साल एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जैवलिन थ्रो के मुकाबलों में जो जीता था। उसके बाद जब वो पाकिस्तान वापस लौटे थे तो उस वक्त के वज़ीर आज़म जो कि मौजूदा वज़ीर आज़म भी हैं मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने जो है अनाउंस किया था कि यासिर सुल्तान को उन्होंने अपने PM हाउस में बुलाया और उनसे मुलाकात भी की और मुलाकात के साथ उनको 50 लाख रुपए जो इनामी रकम देने का भी जो है वो ऐलान किया। उसके साथ जो है वो बताता चलूँ कि उसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जो है वो वज़ीर आज़म हाउस से जो है वो जारी हुआ कि उनको 50 लाख इनामी रकम जो है वो दी जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जो है उनको 1 साल गुजर जाने के बावजूद 2023 के अंदर ये ऐलान हुआ, लेकिन उसके बावजूद अब नई हुकूमत आने के बावजूद जो है वो ताहाल यासिर सुल्तान जो है वो मुंतज़िर हैं कि उनको जो है वो इनामी रकम जो है वो दी जाए। ताहाल भी ज़राए की जानिब से बताना है कि हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो उनकी जानिब से कोई जो है वो उनको यकीन दहानी इस हवाले से नहीं कराएगी कि उनको जो है वो ये जो इनामी रकम है उनको कब मौसूल होगी या कब दी जाएगी। इस हवाले से कोई पेशरफ जो है सामने नहीं आई। यासिर सुल्तान जो है वो मुंतज़िर हैं कि उनको इनामी रकम जो है वो जल्द अज जल्द दी जाए। जी चिराग, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हाफिजाबाद में कायम डायलाइजर सेंटर के मरीज अद्वियात की अदम फराहमी के बाद ज़िंदगी की आखिरी सांसें लेने लगे। अद्वियात न मिलने के खिलाफ मरीजों के लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए हैं। DHU अस्पताल हाफिजाबाद में कायम डायलिसिस सेंटर में मुफ्त अद्वियात नायाब हो गई हैं। ज़ेरे इलाज गरीब मरीज महंगे अद्वियात बाजार से खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। मरीजों और लवाहिकीन का कहना है कि डायलिसिस के एक सेशन का खर्चा कम से कम 4000 रुपये है। डायलिसिस के मरीजों के महीने में 6 से 8 सेशंस होते हैं जिन पर 24 से 32 हज़ार रुपये खर्च आता है।
जो मरीजों की पहुंच से बाहर है। मरीजों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कोयटा में एक बार फिर आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात में इजाफा हो गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में इंजेक्शन भी नहीं है, जबकि रोज़ाना 15 से ज़ायद मरीज लाए जा रहे हैं। इस हवाले से तफसीलात हनीफ बाज़ई से जानेंगे। हनीफ, आगाह कीजिएगा। कोयटा शहर में एक मरतबा फिर आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात में इजाफा हो गया है। सिविल अस्पताल ज़राए के मुताबिक रोज़ाना 15 से ज़ायद मरीज़ जो है वो सिविल हॉस्पिटल आते हैं, मगर रेबीज़ के इंजेक्शन ना होने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। मरीज़ जो है अपने मदद आप के तहत प्राइवेट मेडिकलों से जो है वो 1300 से ज़ायद रुपये में जो है पी इंजेक्शन ख़रीदने पर मजबूर हो गए, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते DG हेल्थ ने जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि उन्होंने बलूचिस्तान के तमाम सरकारी हॉस्पिटल में रेबीज़ के इंजेक्शन जो है वो पहुँचा दिए, मगर अस्पताल ज़राए के मुताबिक अब तक कोयटा के सबसे बड़े हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में अब तक जो है रेबीज़ के इंजेक्शन न पहुंच सके, जिसके बायस मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जबकि मरीजों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रेबीज़ के इंजेक्शन जल्द से जल्द कोयटा के तमाम सरकारी हॉस्पिटल में पहुँचाए ताकि उनकी परेशानी कम हो सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मोकाड़ा में जगह जगह कूड़े क्रिकेट के ढेरों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहर भर में सफाई सुथराई के इंतजामात न होने से बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे राना मोहम्मद कासिम से। जी कासिम। बिल्कुल, जिली गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक और कारनामा, अकबर रोड पर खुलेआम 4 एकड़ पर कूड़ा करकट के ढेर लगा दिए गए। ऊपर से हुकूमती इक़दामात को नजरअंदाज करते हुए इस कूड़े को आग भी लगा दी गई, जिससे सांस की बीमारी और तफल का बायस बन रही है। हुकूमती दावे सफाई सुथराई के सब सिर्फ सोशल मीडिया की नजर हो गए, जिसका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। साथ ही हमारी रिहाइश का बल्कि काफी लोग यहाँ पे रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो कि कूड़ा क्रिकेट यहाँ पे लोग आकर फेंक जाते हैं, वो जो भी म्यूनिसिपल कमेटी वाले जो भी आते हैं वो भी यहाँ फेंक के चले जाते हैं और ऊपर से वही यहाँ पे आग भी लगाते हैं। तो मेरी हुकूमत वक्त से यही इल्तिजा है, यही रिक्वेस्ट है कि वो इसका कम से कम कूड़ा क्रिकेट को कोई सदेबाव करें, कोई इसका कोई हल निकाले। जैसा कि शहरी का कहना है कि ये हमारी गुजरगार और पास ही हमारी रिहाइश है, हम सख्त परेशानी का सामना है। हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया से मुतालबा है कि इसका फौरी तौर पर सदेबाव करे। जी, इसी के साथ पाकिस्तान नामा से फिल वक्त इतना ही।